मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हमारा ये यूट्यूब चैनल विशेष करके बीएड डीएलएड के प्रशिक्षुओं छात्र छात्रा अभ्यर्थियों के लिए डेडिकेटेड होता है, जो आपके शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बहुत सारी जो संभावनाएं बनते रहते हैं उस पर हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीएड या फिर डीएलएड करने के बाद आप कैसे एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक अस्थायी शिक्षक बन सकते हैं, इसमें अपने करियर को कैसे संवार सकते हैं। इन्हीं सब मुख्य बातों को लेकर के आज का हमारा यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर यदि नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। आज हम जानने की इस यात्रा पर चले हैं कि यदि आप एक अस्थायी शिक्षक बनना चाहते हैं, एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने शिक्षक प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी होती है। वह दो प्रकार के होते हैं, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। इन तीनों पूरा करने के बाद जो स्नातक स्तर पर ट्रेनिंग होती है उसे हम बीएड कोर्स कहते हैं, तथा मैट्रिक और इंटर पूरा करने के बाद या मैट्रिक इंटर लेवल की जो पढ़ाई है उसको पूरा करने के बाद जो आप शिक्षक प्रशिक्षण का एक जो कोर्स करते हैं उसके माध्यम से आप डीएलएड पर आधारित शिक्षक बनते हैं। परंतु दोनों के अस्थायी शिक्षक बनने के लिए आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वह आपके लिए सीटीईटी की परीक्षा पास करनी कंपलसरी होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि सीटीईटी क्या होता है। कहीं कहीं इसे सीटीईटी या कहीं कहीं सीटेट के नाम से भी जाना जाता है। यह सीटेट क्या होता है, आप इससे विस्तृत जानकारी के लिए अपने आप को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, शुरू से आखिरी तक देखने के बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे कि सीटीईटी एक शिक्षक बनने के लिए, एक अस्थायी शिक्षक और एक योग्य शिक्षक बनने के लिए कितना आवश्यक है। तो एक शिक्षक बनने के लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सीटेट संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन का प्रयास हमारा सफल होगा, उम्मीद करता हूं। और वीडियो के आखिरी में आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप निश्चित रूप से हमें कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं, जिससे कि इसके अगले एपिसोड में हम इससे डिटेल्स और भी कुछ जो आपके सीटेटी की तैयारी संबंधित जो सिलेबस है उसको लेकर के आएँ, जिससे कि आपको अपने विषय में एक कमांड बन सके, आप मास्टरिंग हो सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं सब बातों को लेकर के कि आज का हमारा टॉपिक है सीटीईटी। सीटेट या सीटीईटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ देख रहे हैं। सीटीईटी या सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात जिसे हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, नाम ही से है सेंट्रल अर्थात केंद्रीय अर्थात जो पूरे भारत स्तर पर आयोजित होती है, पूरे भारतवर्ष में एक साथ आयोजित होती है। और इसके लिए जो परीक्षा होती है वह वहाँ से जो सेटिंग होती है वहाँ से इसकी तैयारी की जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सीटीईटी क्या होता है। तो सीटीईटी का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भी कहा जाता है। सीटीईटी कौन कर सकते हैं या कौन दे सकते हैं, तो सीटीईटी वही विद्यार्थी दे सकते हैं, प्रशिक्षु अभ्यर्थी दे सकते हैं जिन्होंने डीएलएड या बीएड का परीक्षा पास कर लिया हो या अपीयरिंग हो। अभी नई अधिसूचना के तहत जो आपको एनसीटी ने यह मार्गदर्शन दिया है कि वैसे छात्र छात्रा या प्रशिक्षु जिन्होंने डीएलएड में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है यानी एडमिशन लिया है वह भी पास अपना इसमें अपीयर हो सकते हैं। पहले होता था कि जो लोग पास हो जाएंगे वही लोग कर सकते थे, परंतु इसमें सुधार करने के बाद जो नई नियम आई है उसके तहत यदि आप बीएड या डीएलएड में रजिस्टर्ड हैं, एडमिशन ले लिए हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट निकल करके आता है कि सीटेट क्यों करें। बहुत अच्छी बात आपके दिमाग में आता होगा कि सीटेट करने से क्या होगा। तो सीटेट करने से होगा कि आप जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनते हैं, जिसमें 1 to 5 तथा 6 to 8 की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आपको शिक्षक बनने की योग्यता आ जाती है। 1 to 5 और 6 to 8 की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए जो योग्यता आ जाती है और आप इसको पढ़ाते हैं। चौथा पॉइंट आ जाता है कि सीटेट की परीक्षा कब और कैसे होती है, इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार ली जाती है। सीटेट की परीक्षा एक साल में 2 बार आयोजित होती है, जो नियमतः जून जुलाई एक सत्र होता है तथा दूसरा जो होता है वह दिसंबर और जनवरी का सत्र होता है। तो यूँ एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक विंटर सेशन हो गया और एक समर सेशन हो गया। अर्थात जून जुलाई में जो हो गया एक सेशन की परीक्षा होती है और दूसरे सेशन जो होती है वह दिसंबर जनवरी में होती है। इसके परीक्षा का जो पैटर्न होता है, परीक्षा कैसे ली जाती है, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो परीक्षा लेने का जो इसका पैटर्न है, तरीका होता है, उसे हम सीबीटी पैटर्न या सीबीटी मोड भी कहते हैं। सीबीटी का फुल फॉर्म या सीबीटी का मतलब क्या होता है, तो सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
अर्थात जो आप परीक्षा देंगे ऑनलाइन परीक्षा होती है और इसमें जो है कि निगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं निर्धारित किया गया है, आगे यदि कुछ ऐसी बात होती है तो अलग बात है। तो यह जो परीक्षा होती है वह CBT पैटर्न पर होती है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होती है और ऑनलाइन परीक्षा ली जाती है। जिसे आप ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं उसे हम CBT पैटर्न के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका अगला पॉइंट यह होता है कि CTET के लिए योग्यता क्या होती है। तो CTET वैसे ही अभ्यर्थी दे सकते हैं जिन्होंने अपना DLED की पढ़ाई या BEd की पढ़ाई को पूरा कर लिया हुआ है या एपरिंग स्टूडेंट है, वैसे स्टूडेंट जो है कि इसमें योग्य हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने एडमिशन लिया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे भी अर्थात अपीयरिंग स्टूडेंट भी, और जो पास आउट हो चुके हुए हैं वह भी स्टूडेंट जो है कि आपके इस CTET के लिए योग्य हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि CTET की अवधि क्या होती है, अर्थात कितने देर की यह परीक्षा होती है। तो इसको आपको जानकारी होना चाहिए कि इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट की यह परीक्षा होती है। अर्थात यह हुआ कि 2 घंटे 30 मिनट में आपको 2 सीटिंग होती है, दोनों अलग अलग सीटिंग 2.5 घंटे के लिए होती है। फर्स्ट सीटिंग जो होती है जिसे हम लोग 1 to 5th के लिए 2 घंटे और 30 मिनट कहते हैं, और दूसरी सीटिंग जो होती है 6 to 8 के लिए होती है। अर्थात 150 प्रश्न के लिए 150 मिनट आपको निर्धारित किए जाते हैं। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में 150 प्रश्न आपको देने होते हैं उत्तर, और वहीं पुनः 150 मिनट में 150 प्रश्न करने पड़ते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय निर्धारित होता है। अब बात आगे निकल करके आती है कि CTET में पेपर कौन कौन से होते हैं। तो CTET में जो जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर में बताया कि यह 2 भागों में बांटा गया है। पहला पेपर होता है 1 to 5th के लिए जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, और दूसरा होता है 6 to 8 के लिए, उसमें भी 150 प्रश्न होते हैं 150 मिनट के लिए। अब बात आती है कि इसमें विषय क्या क्या होते हैं। तो कक्षा 1 to 5th के लिए जो 150 प्रश्न होते हैं, पहला विषय होता है उसको कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे कि हम कहीं कहीं CDP के नाम से भी जानते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है वह 30 मिनट का होता है, जिसमें 15-15 नंबर के 2 भाग में बटे होते हैं। बाल विकास का आपको पढ़ना रहेगा 15 नंबर तथा शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना पड़ता है 15 मिनट। कुल मिलाकर के 30 मिनट का यह जो है कि अवधि का यह पेपर होता है। दूसरा है भाषा। भाषा में आप जो है कि हिंदी एक निश्चित रूप से ली जाती है, और वह भी 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 आपका कंटेंट होते हैं अर्थात विषय वस्तु होते हैं, और 15 आपका पेडागोजी का पेपर होता है। उसी तरह पेपर 3 है, जिससे कि बहुत सारे लोग संस्कृत भी लेते हैं, इंग्लिश भी लेते हैं, या और भी कोई दूसरी भाषा जो आप उसमें अपना चॉइस भरते हैं उसके आधार पर लोग स्टूडेंट्स लेते हैं। तो तीसरा जो है वह भाषा 2 जिसे कहते हैं, वह भी 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर आपका हो जाता है विषय वस्तु तथा 15 नंबर का पेडागोजी होता है। और घ है वह चौथा पेपर, उसे हम मैथमेटिक्स या मैथ्स या गणित कहते हैं। यह भी 30 नंबर का होता है, 15 नंबर आपके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस पर रिलेटेड, अर्थात जो है कि शिक्षण इस पर होती है, शिक्षण जो पेडागोजी होती है शिक्षा शास्त्र पर, तथा 15 नंबर का उसका कंटेंट होता है, विषय वस्तु होता है। पाँचवा है EVS पेपर, जिसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यह भी 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर इसमें भी आपके विषय वस्तु के होते हैं और 15 नंबर आपके टीचिंग मेथड्स के अर्थात कि शिक्षण शास्त्र के होते हैं। कुल मिलाकर के आपने देखा कि यहाँ पर जो 1 to 5th के लिए पेपर है 1500 नंबर का, यह 1500 नंबर जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, यह 1500 नंबर का आपका यह पेपर होता है, जिसमें 1500 मिनट और साथ में 1500 क्वेश्चन होते हैं। अर्थात 1500 नहीं, इसको 150 कहेंगे, माफ़ कीजिएगा। 150 मिनट में 150 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा पोर्शन होता है 6 to 8 के लिए। इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, विषय वस्तु तो सेम होती है लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यह कि 6 to 8 के लिए थोड़ा सा क्लास जो आप पढ़ना है, तैयारी करनी है, उसके स्तर को थोड़ा उठाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। इसलिए यहाँ का जो आप देख रहे हैं वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यह भी 30 नंबर का होता है। तो जो 1 to 5th की तैयारी कर रहे हैं लगभग तैयारी उसी प्रकार की होती है, लेकिन इसके प्रश्नों का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है, ऊंचे स्तर के प्रश्न होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह भी 30 नंबर के अर्थात 15-15 नंबर 2 भाग में बटे होते हैं। ख भाषा एक उसी प्रकार से एक हिंदी ली जाती है, जिसमें 15-15 नंबर से 2 भागों में बटा होता है, जिसमें विषय वस्तु और पेडागोजी होता है। तीसरा विषय यानी तीसरा जो टॉपिक है वह होता है भाषा नंबर 2। इसमें आप पुनः उसी प्रकार से किसी अपना जो चॉइस आपने डाला होगा, हिंदी के अतिरिक्त कोई भी भाषा एक ले सकते हैं, वह भाषा आपकी होती है और उसकी परीक्षा आपको देनी है। 30 नंबर में 15-15 नंबर का आपका डिवीजन होता है। अब बात आती है गणित का। चौथा पेपर जो गणित है, यह ध्यान रखने की बात यह है कि यह सबों के लिए बहुत ही अनिवार्य पेपर होता है।
गणित पेपर विशेष करके जो आपके जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जो 30 नंबर का गणित है वह एक प्रकार से कंपलसरी होता है। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 5वां नंबर का पेपर जो है कि बहुत ही समझने और ध्यान देने की बात होती है। ज़्यादातर बच्चे इसमें भेग हो जाते हैं कि सर इसमें कैसे क्लियर होगा कि हम किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरें या कैसे तैयारी करें। तो यह जानने की बात यह होती है कि जो आपका 5वां पेपर है साइंस के स्टूडेंट के लिए गणित और विज्ञान तो आसान हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप समाज के या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर आपके लिए विज्ञान नहीं पढ़ के SST का पेपर पढ़ना पड़ता है, GK GS पढ़ना पड़ता है, जो 30 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। और उसमें भी आपके कंटेंट यानी विषय वस्तु के साथ साथ टीचिंग मेथड होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किन किन विषयों को पढ़ना रहता है। अब जो बात निकल करके आती है कि यह परीक्षा लेता कौन है, यह ऐसी कौन सी संस्थान है जो परीक्षा को कंडक्ट कराती है, यह भी जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उससे उस परीक्षा की विश्वसनीयता बनी होती है कि वह परीक्षा कंडक्ट कराने वाली संस्थान कौन है जो इतनी बड़ी परीक्षा को आयोजित करती है और उसका नियंत्रण करती है तथा उसका रिजल्ट देती है। जैसी संस्थान होगी वैसा ही उसका परफॉर्मेंस भी होगा। तो इस बात को विस्तार से जानने के लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। CTET की परीक्षा कौन लेता है? तो CTET की परीक्षा आपका CBSE बोर्ड लेती है। CBSE बोर्ड लेती है, अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE बोर्ड इसकी परीक्षा लेती है। CTET की परीक्षा कौन लेता है? CBSE बोर्ड परीक्षा लेती है, और यह बहुत ही एक उच्च स्तरीय बोर्ड है जो कि परीक्षा लेने के लिए अपने आप में इसका बहुत उच्च स्थान है। अब बात आती है कि जो पास करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जनरल के जो स्टूडेंट होते हैं वह 60% मार्क्स यदि ले आते हैं तो वह पास कर जाते हैं। कट ऑफ मार्क्स जो होता है जनरल के स्टूडेंट यदि 60%, अर्थात यदि आप 80 से लेकर के 85% के आधार पर अगर नंबर 80 से 85 अंक ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसी तरह वहीं दूसरी तरफ OBC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 55% अंक लाना अनिवार्य होता है, अर्थात 75 से 80 अंक लाने होते हैं। SC ST विकलांग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ मुख्य बात जो देखी जाती है वह यह है कि इनको 50% अंक अर्थात 70 से 75 अंक अगर ले आते हैं तो वह क्वालिफाई कर जाते हैं। यह जो CTET की परीक्षा होती है इससे मात्र क्वालिफाई ही करना होता है, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग करने के बाद ही आप आगे की परीक्षाओं के लिए या आगे की वैकेंसी के लिए या आगे की नियोजन के लिए आप योग्य हो जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत अंक या ऐसा नहीं है कि मुझे रैंक लाना है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसलिए इसका जो कट ऑफ मार्क्स होता है वह जनरल के लिए आपका 60% है। OBC या EWS के लिए, मैंने EWS यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जनरली देखा जाता है OBC और EWS के स्टूडेंट जो होते हैं उनका क्वालिफाइंग मार्क्स एक ही होता है, एक ही लेवल में होते हैं, अर्थात 55% के अंक यदि EWS के भी स्टूडेंट ले आते हैं तो वह भी क्वालिफाई कर जाते हैं। और SC ST स्टूडेंट जो होते हैं वह भी 50% अंक के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं। आगे जो मुख्य बात यह है कि आपको एड्रेस अर्थात किस पता पर आपको अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है www.ctet.nic.in. जिस वर्ष की जो परीक्षा होगी 22 होगी तो 22, 23 होगी तो 23, या इस तरीके से आप जब ऑनलाइन करने जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाता है कि कैसे अप्लाई करेंगे। फिर भी यदि कोई आवश्यकता हो, कोई असुविधा होती है तो वैसी स्थिति में आपका हेल्पलाइन यहाँ दिया हुआ है 011 और 222-35774। इस तरीके से आप देखते हैं कि इसका हेल्पलाइन है, जिसके माध्यम से आप आसानी से आप अपनी किसी भी संशय को दूर करके अपने जो है कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है 10 बिंदुओं के आधार पर आप निश्चित रूप से यदि BEd या DLEd कर रहे छात्र छात्रा हैं तो यह डिटेल्स में जो आपको सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है, इसके आधार पर आप CTET से निश्चित रूप से अवगत हो जाएंगे और आगे अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने लास्ट में डाला हुआ है कि कंप्लीट सिलेबस इन नेक्स्ट एपिसोड, अर्थात आपके जो 5 विषय हैं इससे संबंधित जो भी मुख्य बातें होंगी सिलेबस को लेकर के आगे एपिसोड में डाला जाएगा। आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो इसके साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और आपके मित्रों को इसका लाभ मिल सकेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो विशेष इसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। इसी शुभकामना के साथ कि आप मन से पढ़ें, तन से पढ़ें, स्वस्थ रह करके पढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। हम उम्मीद करता हूं कि हमारी आपकी मुलाकात फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।